हेलो एवरीवन। इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर आज हम बात करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि जब आप प्रोमोटर्स को या अंडरराइटर्स को डिबेंचर्स इशू करते हैं तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। आज हम बात करेंगे कि अगर आप वेंडर्स को डिबेंचर्स इशू करेंगे तो क्या अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेंगे। देखिए, वेंडर से आप क्या क्या परचेज़ कर सकते हैं। एक कंपनी चाहे तो एसेट्स परचेज़ करे या फिर एक फॉर्म दूसरे रनिंग बिजनेस को परचेज़ कर सकती है। ठीक है, तो दोनों ही केस में देखेंगे क्या एंट्री होगी। अगर हमारी कंपनी है, जो कंपनी ने एसेट्स परचेज़ करे हैं किसी और से, तो एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स का नेचर होता है डेबिट। ठीक है, तो जो भी एसेट का नाम दिया होगा, मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग, जो भी दिया होगा वो नाम लिख लेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं सन्ड्री एसेट्स लिख लेता हूँ। जो भी उनके नाम होंगे वो आपको लिखने हैं। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो जितने रुपए का आपने एसेट खरीदा वो एसेट टू जिससे आपने खरीदा उसका नाम, फिलहाल यहाँ पर मैं वेंडर लिख देता हूँ, टू वेंडर। जो भी क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा जिससे हम खरीद रहे हैं वो लिख लेंगे। ठीक है, तो एसेट्स खरीदने की एंट्री होती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ऐसे ही अगर आप एक रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं तो बिजनेस खरीदने का मतलब हुआ कि आपने उस बिजनेस के एसेट्स भी खरीदे और साथ साथ में आपने लाइबिलिटीज़ भी खरीद ली। ठीक है, तो देखिए, आपने यहाँ पर समझते हैं, आपने कोई रनिंग बिजनेस है, उसमें से आपने उसके कुछ एसेट्स खरीदे। सपोज़ जितने भी एसेट्स हैं उन सबका टोटल आ रहा है सपोज़ 1,00,000 रुपीज़। आपने 1,00,000 रुपए के एसेट्स खरीद लिए। ठीक है, साथ साथ ही उस बिज़नेस का आपने लाइबिलिटी भी आ जाएगा आपके पास। तो लाइबिलिटी सपोज़ है 20,000 रुपीज़। अगर आपने एक रनिंग बिजनेस खरीदा तो एसेट्स आ गए आपके पास 1,00,000 रुपए के और लाइबिलिटी आ गई 20,000 रुपये की, यानी कि 20,000 रुपीज़ की। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं नेट एसेट्स। नेट आपने कितने का परचेज करा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। 1,00,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे, 1,00,000 में से 20,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 80,000 रुपीज़। तो आपने नेट एसेट्स 80,000 रुपीज़ के परचेज़ करे। अब आप उस वेंडर को जिससे आपने ये बिज़नेस ख़रीदा है उसको आप या तो 80,000 रुपीज़ पे करोगे, या तो 80,000 से ज़्यादा पे कर सकते हो, या 80,000 रुपीज़ से कम पे कर सकते हो। जो भी अमाउंट आप उस वेंडर को पे करते हो उसे हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। ठीक है, जो भी अमाउंट आप उस वेंडर को पे करते हो उसे हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। तो आपका परचेज कंसिडरेशन मतलब अमाउंट जो भी आपको पे करना पड़ रहा है, परचेज कंसिडरेशन, आपका परचेज कंसिडरेशन या तो नेट एसेट्स के इक्वल हो सकता है। ठीक है, इक्वल टू नेट एसेट्स हो सकता है परचेज कंसिडरेशन, या तो आप ऐसा हो सकता है कि आपने 80,000 रुपीज़ के नेट एसेट्स लिए। नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, और 80,000 के बदले में आप इससे ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हो, उसे कहेंगे मोर देन नेट एसेट्स। या फिर आपने 80,000 के बदले में उससे कम अमाउंट पे किया, उसे कहेंगे लेस देन नेट एसेट्स। ठीक है, तो क्या क्या एंट्रीज होंगी देखते हैं ज़रा। अगर आपने नेट एसेट्स के इक्वल पेमेंट करी तो सबसे पहले आपने एसेट्स खरीदा। एसेट्स के इंडिविजुअली जो नाम दिए होंगे वो नाम लिखेंगे आप। यहाँ पर कोई नाम नहीं है तो मैं इसको सन्ड्री एसेट्स लिख लेता हूँ, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। कितने का आपने खरीदा, 1,00,000 रुपए के एसेट्स आए आपके पास, तो यहाँ पर लिखा मैंने 1,00,000 रुपए। फिर यहाँ पर टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का नेचर होता है क्रेडिट, तो हमने लाइबिलिटीज़ को कर दिया क्रेडिट। लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं तो साथ के साथ हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, टू हमें लिखना है वेंडर। ठीक है, अब देखिए, इक्वल टू नेट एसेट्स का मतलब है आप वेंडर को नेट एसेट्स के इक्वल वैल्यू पे करोगे। नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। 1,00,000 की एसेट्स आई, 20,000 की लाइबिलिटीज़ भी आ गई, तो नेट इसको डिफरेंस लेके देख लो। नेट हमें उसे 80,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, तो वेंडर को मैंने 80,000 रुपीज़ से कर दिया क्रेडिट। ठीक है, ये आ गया आपका डेबिट क्रेडिट इक्वल, अगर मैंने इक्वल पेमेंट करी उसे। तो अब बात करते हैं कि अगर मैंने
पेमेंट मोर देन नेट एसेट्स करी, मतलब 80,000 के बदले में मैं उसे 90,000 रुपीज़ पे करूँ, तो क्या होगा? सबसे पहले वही आपका सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स, एसेट्स आ रहे हैं और एसेट्स का नेचर होता है डेबिट, तो आपके पास 1,00,000 रुपए के एसेट्स आ गए। ठीक है, उसके बाद ज़रा ध्यान देंगे, आपके पास लाइबिलिटीज़ भी तो आ रहे हैं ना, तो टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ का भी नाम लिख लेंगे जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ पर मैं लाइबिलिटीज़ लिख देता हूँ 20,000 रुपीज़। अब देखिए, सन्ड्री एसेट्स आए 1,00,000 रुपए के, लाइबिलिटीज़ आ गई 20,000 की, तो नेट हमें इसका डिफरेंस देखेंगे। नेट हमें 80,000 रुपीज़ वेंडर को देने हैं, 80,000 रुपीज़ हमें वेंडर को देने हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं वेंडर को 80,000 ना देके 80,000 से ज़्यादा अमाउंट पे करूँ, यही तो केस ही है, मोर देन नेट एसेट्स, मतलब जो मैं परचेज कंसिडरेशन वेंडर को पे करूँगा वो नेट एसेट्स से ज़्यादा पे करूँगा। अब नेट एसेट्स की वैल्यू है 80,000 रुपीज़, लेकिन सपोज़ मैं उसको 80,000 ना देके 90,000 रुपीज़ दे रहा हूँ, मैं उसको 80,000 ना देके 90,000 रुपीज़ दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं नेट एसेट्स से 10,000 रुपीज़ ज़्यादा दे रहा हूँ उसे, तो वो जो मैं 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ वो किस चीज़ के हैं? वो हैं गुडविल के, और गुडविल डेबिट पर आता है, एसेट है ना गुडविल, तो गुडविल अकाउंट डेबिट आ जाएगा, डेबिट पर 10,000। अब आप ध्यान देंगे कि आपका डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों इक्वल आ गया। ठीक है, तो जब भी हम एक बिज़नेस खरीदेंगे और अगर हम नेट एसेट से ज़्यादा वैल्यू पे कर रहे हैं, हमारा परचेज कंसिडरेशन मतलब जो हम वेंडर का अमाउंट पे कर रहे हैं, अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज़्यादा है तो हम जो ज़्यादा दे रहे हैं, जितना एक्स्ट्रा पैसा हम पे कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? गुडविल के लिए, तो गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं इस एग्जाम्पल में आगे। मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपये के एसेट्स लिए और 20,000 की लाइबिलिटीज़ ले ली, तो नेट तो हमें 80,000 रुपीज़ वेंडर को पे करना था, लेकिन ये 80,000 पे ना करके मैं अगर वेंडर को सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपीज़ पे कर रहा हूँ, कम पे कर रहा हूँ, तो इस केस में क्या एंट्री होगी? लेस देन नेट एसेट्स की देखेंगे ज़रा। तो फिर से वही बात, हमने एसेट्स लिए, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, 1,00,000 रुपए के हमारे पास एसेट्स आ गए, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़, हमने लाइबिलिटीज़ भी ली 20,000 रुपीज़ की, तो नेट हमें वेंडर को कितने रुपए देने चाहिए? कायदे से देखा जाए तो 1,00,000 माइनस 20,000, हमें उसे 80,000 रुपीज़ देना चाहिए, लेकिन इस केस में मैं नेट एसेट से कम पे कर रहा हूँ, मतलब 80,000 नहीं पे कर रहा। सपोज़ मैं मान लेता हूँ कि मैं वेंडर को 70,000 रुपीज़ पे कर रहा हूँ, तो मेरा तो 10,000 का फ़ायदा हो गया। मुझे देने थे 80,000 रुपये, 80,000, लेकिन मैं कितना पे कर रहा हूँ? 70,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ का मेरा फ़ायदा हो गया। और इस फ़ायदे को हम कौन से अकाउंट में लिखते हैं? टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल नेचर का फ़ायदा ये, तो हम इसको कहाँ डाल देंगे? कैपिटल रिजर्व में। टू कैपिटल रिजर्व 10,000 रुपीज़। अब आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एसेट्स के केस में सिंपल एक ही पॉसिबिलिटी है, एसेट्स खरीदा टू वेंडर, डिबेंचर इशू करने की एंट्री मैं बताऊंगा आगे, फिलहाल एसेट्स परचेज करने की एंट्री। और फिर आपने समझा परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? परचेज कंसिडरेशन वो अमाउंट जो हम वेंडर को पे करते हैं जब हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ लेते हैं तो। ठीक है, नेट एसेट्स क्या होता है? जितने के एसेट्स लिए और जितने के लाइबिलिटीज़ लिए, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस कर दो तो आ जाता है नेट एसेट। अब अगर आप नेट एसेट्स के बराबर पे कर रहे हो तो यही केस है, जितने के एसेट्स जितने के लाइबिलिटीज़ और बाकी का पैसा वेंडर को। अगर आप नेट एसेट से ज़्यादा पे कर रहे हो तो क्यों ज़्यादा पे कर रहे हो? गुडविल के ज़्यादा पे करेंगे जब भी। नेट एसेट से ज़्यादा क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि हम गुडविल खरीद रहे हैं, इसका मतलब, तो डेबिट करेंगे गुडविल को। और अगर हम नेट एसेट से कम पे कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा कैपिटल नेचर का फ़ायदा हो रहा है, उसे हम कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करेंगे। फ़ायदा मतलब प्रॉफिट्स, गेन का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बिजनेस खरीदने की एंट्री, ये हुआ एसेट खरीदने की एंट्री। अब बात करते हैं कि आपने या तो एसेट खरीदा या तो बिजनेस खरीदा, उसके बाद आप क्या करेंगे? वेंडर को डिबेंचर्स इशू करेंगे। तो डिबेंचर्स इशू करने की एंट्री क्या होगी? तो देखिए, अब आपको पहले से पता है कि डिबेंचर्स या तो आप पार पर इशू कर सकते हैं, या तो प्रीमियम पर, या तो डिस्काउंट पर। ठीक है, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स
वेंडर्स को हम इशू कैसे कैसे कर सकते हैं, पार पर कर सकते हैं, इशू एट पार, या तो हम कर सकते हैं इशू एट प्रीमियम, या तो कर सकते हैं इशू एट डिस्काउंट। तो ध्यान देंगे, अभी हमने पहले क्या करा था, यहाँ पर वेंडर्स को जहाँ भी किया है यहाँ पर क्रेडिट किया है, वेंडर्स को यहाँ भी क्रेडिट कर रखा है, यहाँ भी क्रेडिट, यहाँ भी क्रेडिट, है ना। वेंडर को हमने क्रेडिट किया हुआ है, अगर हम इसको डिबेंचर्स दे देंगे, इशू कर देंगे, तो वेंडर्स का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो क्रेडिट पहले से किया हुआ है, क्लोज करने के लिए उसे कर देंगे डेबिट। तो क्या करेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर को डेबिट करेंगे टू जो भी परसेंट डिबेंचर है, 10%, 11%, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, 2% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, वेंडर में क्या लिखेंगे, वेंडर में लिखेंगे जो भी आपका परचेज कंसिडरेशन वाला अमाउंट था वो। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन, जितने रुपए उसे मुझे देने हैं, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, अब ये तो पार का क्वेश्चन है, तो 2% डिबेंचर, परसेंट डिबेंचर में हमेशा क्या आता है, डिबेंचर की फेस वैल्यू यानी कि नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। अगर यही हम डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू करते तो क्या करते, प्रीमियम पर जब भी हम इशू करते हैं तो वेंडर अकाउंट, वेंडर तो हमेशा ही डेबिट होना है क्योंकि इसको डिबेंचर्स मिल रहे हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर, जो भी क्वेश्चन में परसेंटेज दिया रहेगा, 2% डिबेंचर अकाउंट टू, क्योंकि ये प्रीमियम का क्वेश्चन है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जब भी प्रीमियम पर डिबेंचर्स इशू होते हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है आपका। ठीक है, ऐसे ही अगर हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं तो क्या होगा, वेंडर्स तो हमेशा ही डेबिट होते हैं, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट एक लॉस होता है, उसका नेचर होता है डेबिट, तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू X% या जो भी परसेंटेज है वो 2% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, और आपको याद होगा जब भी हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो इस डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, हमने डेबिट किया हुआ है, इसे क्या करते हैं, हम राइट ऑफ कर देते हैं SOPL से। ठीक है, तो इस डिस्काउंट को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ, ये अगली एंट्री है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, जितना ये डिस्काउंट हमने डेबिट किया हो इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो ये डिस्काउंट जो हमने था ये राइट ऑफ कर दिया, ये वाला अकाउंट। ठीक है, तो ये पहली एंट्री और ये दूसरी एंट्री। तो अगर डिबेंचर्स को पार पर इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगी, डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगी, और डिबेंचर्स को अगर डिस्काउंट पर इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगी। ठीक है, वेंडर्स को हम कौन से अमाउंट से डेबिट करेंगे, परचेज कंसिडरेशन वाले अमाउंट से, हमें उसको कितना अमाउंट देना था। उसके बाद हम बात करते हैं कि कहीं पर आपको निकालने को आ सकता है, क्वेश्चन ये नहीं बताएगा कि आप कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, अगर ऐसा आ गया आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड, आप कितने डिबेंचर्स इशू करोगे। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ कि मुझे परचेज कंसिडरेशन पे करना है, सपोज 1,10,000 रुपये। ठीक है, मुझे किसी वेंडर को 1,10,000 रुपये पे करने हैं और मैंने एक डिबेंचर जो है वो पार पर इशू किया है। पार पर इशू करने का मतलब है, और मैं फेस वैल्यू मान लेता हूँ 100 रुपये, मैंने एक डिबेंचर 100 रुपये का इशू किया, तो इशू प्राइस के पार मतलब फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस, तो 100 रुपये का डिबेंचर इशू करा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 1100 डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे मुझे, 1100 डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे, 100 रुपये का एक है तो उसके 1,10,000 रुपये पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान दें
यही 1,10,000 रुपये अगर मुझे वेंडर को पे करने हैं, इतना परचेज कंसिडरेशन है, लेकिन मैंने डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू करा है, डिबेंचर्स को मैंने 10% प्रीमियम पर इशू करा सपोज, तो इशू प्राइस कितना हुआ, 100 रुपये तो फेस वैल्यू है उसकी, प्लस इसका 10% प्रीमियम 110 है ना, इशू प्राइस तो 110 हुआ आपका। तो 1,10,000 रुपीज़ आपको पे करने थे और एक डिबेंचर का इशू प्राइस आपका 110 रुपीज़ है। तो अगर एक डिबेंचर 110 का है और ऐसे आपको 1,10,000 रुपये देने हैं, तो कितने डिबेंचर्स देने पड़ेंगे, यहाँ पर आप ध्यान देंगे। अगर आप 1,000 डिबेंचर्स इशू कर दें, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, 1,000 डिबेंचर्स इशू कर देंगे तो आपके 1,10,000 रुपये पूरे हो जाते हैं, क्योंकि 1,000 डिबेंचर्स आपने दिए उसे और एक एक डिबेंचर आपका 110 रुपये का है, तो हो गए ना 1,10,000 पूरे उस वेंडर के। ऐसे ही अगर डिस्काउंट होता तो क्या करते हैं, यहाँ पर फेस वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस कर लेते। अगर 10% डिस्काउंट होता है इसी केस में, तो यहाँ पर क्या आ जाता, 90 आ जाता, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू माइनस 10 रुपीज़ आपका डिस्काउंट, तो 90 रुपीज़ आ जाता आपका इशू प्राइस, उससे डिवाइड कर लेते। चलिए, यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। देखिए, अ कंपनी परचेज्ड एसेट्स ऑफ ₹9,90,000 फ्रॉम अनदर फॉर्म। एक कंपनी है और नाम नहीं दिया हुआ तो हम वेंडर लिख देंगे। अगर अनदर फॉर्म का नाम दिया होता तो हम उसका नाम लिख लेते हैं, वेंडर का नाम हमें यहाँ पर नहीं पता, ठीक है। तो एसेट्स खरीदे हैं 9,90,000 रुपीज़ के। पेमेंट वॉज मेड बाई इशूइंग 11% डिवेंचर्स। पेमेंट कैसे कर रहे हैं, 11% डिवेंचर्स इशू करके ऑफ 100 ईच, 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू है एक डिवेंचर की। पास जर्नल एंट्रीज व्हेन डिवेंचर्स हैव बीन इशूड एट पार एट प्रीमियम ऑफ 10% एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम ज़रा कर लेते हैं सॉल्व। पार का अलग कर लेते हैं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट अलग कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले देखते हैं पार। भाई, अगर आपने एसेट्स खरीदे तो सबसे पहले एसेट्स खरीदने की एंट्री, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि एसेट्स खरीदने की एंट्री, एसेट्स का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया हुआ तो हम सीधे सीधे सन्ड्री एसेट लिख लेते हैं। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, कितना, 9,90,000 रुपीज़ टू, अब नाम नहीं दिया हुआ इस फॉर्म का, हमने किससे खरीदा है तो हम वेंडर लिख लेते हैं, टू वेंडर अकाउंट 9,90,000। ये तो हुआ एसेट परचेज करने की एंट्री। अब हमने एसेट परचेज कर लिया, अब हमें इसको डिबेंचर्स इशू करने हैं। तो अगर पार पर इशू करना है तो क्या करेंगे, वेंडर को हमने यहाँ पर क्या किया है, क्रेडिट, इसको क्लोज करने के लिए वेंडर अकाउंट डेबिट 9,90,000 रुपीज़, ठीक है। और अब अगर कुछ भी ना कहा जाए तो हम हमेशा इसी को क्या करते हैं, जितने का हमने खरीदा है उसे भी हम परचेज कंसिडरेशन मान लेते हैं। हमें परचेज कंसिडरेशन कितना दे रखा है, 9,90,000 रुपीज़। अब देखिए, 9,90,000 रुपीज़ आपको पे करने हैं और पार पर आप इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स को। एक डिबेंचर आपका 100 रुपीज़ का है, तो इशू प्राइस आपका 100 रुपीज़ है। तो ऐसे कितने डिबेंचर्स आपको देने पड़ेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया और आपका 9,900, ठीक है, 9,900, 9,900 डिबेंचर्स देने पड़ेंगे। क्योंकि ये पार का क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिख लेंगे। परसेंट कितना दिया हुआ है, 11%, तो टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। वही बात पड़ गई, 9,900, 9,900 डिबेंचर्स देंगे और एक डिबेंचर अगर 100 का है तो आपके 9,90,000 रुपये, 9,90,000 रुपीज़ पूरे हो जाते हैं। इस पार्ट का इसमें कोई यूज़ नहीं था, ये मैं ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि यहाँ और यहाँ आप यूज़ कर सकें, ठीक है। ये हम कैसे क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड, कितने डिबेंचर्स देंगे, कैसे निकलता है, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। चलिए, यही क्वेश्चन हम प्रीमियम के लिए देख लेते हैं, एट प्रीमियम ऑफ 10%। तो सबसे पहली बात, हमने एसेट्स खरीदे, उसकी एंट्री तो सेम ही रहनी है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, 9,90,000 रुपये के, 9,90,000 रुपीज़ के आपने एसेट्स खरीदे, तो एसेट खरीदने की एंट्री आपकी सेम रहेगी, 9,90,000 रुपीज़ सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, जो यहाँ करा था सेम यहाँ, ठीक है। यहाँ पर डिबेंचर्स इशू करते टाइम क्या चेंज हो जाएगा, देखिए,
वेंडर अकाउंट डेबिट, आपने 9,90,000 रुपीज़ परचेज कंसिडरेशन था, ये क्रेडिट किया हुआ है, इसको क्लोज करने के लिए 9,90,000 रुपीज़ आप डेबिट कर देंगे, वेंडर का अकाउंट क्लोज हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप डिवेंचर्स को प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, ठीक है, प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो आपको पता होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आएगा, टू 11% डिवेंचर्स, 11% डिवेंचर्स और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे पूरा लिख लेंगे आप, स्पेस नहीं है मेरे पास, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर आप यहाँ पर निकालें नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड, अब हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड, कितने डिवेंचर्स हमें इशू करने चाहिए। तो फिर वही बात, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस, परचेज कंसिडरेशन हमें कितना पे करना है वेंडर को, 9,90,000 रुपीज़ मुझे पे करना है। इशू प्राइस का मतलब है मेरा एक डिवेंचर कितने में इशू होगा, 100 रुपीज़ तो उसका फेस वैल्यू है, 100 रुपीज़ तो उसका फेस वैल्यू है, प्लस वो 10% प्रीमियम पर इशू हो रहा है, तो ये 10% कहाँ फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, ठीक है, प्रीमियम या डिस्काउंट दोनों ही फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होते हैं। तो एक डिवेंचर मेरा 110 रुपये का इशू हो रहा है। अब देखिए 9,90,000 रुपीज़ मुझे देने हैं, परचेज कंसिडरेशन है, लेकिन एक एक डिवेंचर जो है वो 110 रुपये का है, आपका इशू प्राइस 110 है, तो कितने डिवेंचर्स आपको देने पड़ेंगे, यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 9,000 डिवेंचर्स आ जाएंगे आपके। तो यहाँ पर आपको इस केस में 9,900 डिवेंचर्स देने पड़े, यहाँ पर आप 9,000 डिवेंचर्स इशू करेंगे। अब देखिए अगर आप 9,000 डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं तो 11% जो आपका डिवेंचर है, इसमें हमेशा क्या आता है, फेस वैल्यू, 9,000 डिवेंचर्स और फेस वैल्यू कितना है 100, तो 9,000 इंटू 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 लाख रुपीज़, ठीक है। और बाकी प्रीमियम 9,000 डिवेंचर्स और एक एक डिवेंचर पे 10-10 रुपये प्रीमियम है, तो 90,000 रुपीज़ आपका कहाँ आएगा, प्रीमियम में। अब हो गया आपका डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल, 9,90,000 रुपीज़ आपने वेंडर डेबिट किया और क्रेडिट भी आपने 9,90,000 किया, जिसमें 9 लाख फेस वैल्यू के हैं, 90,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट काम आएगा कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने देने पड़ेंगे। ऐसे ही अगला केस देख लेते हैं, अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया है डिवेंचर्स को तो इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स अलग आएगा, पहले वही एंट्री सेम यही वाली जो पहले हम नंबर पे कर रहे हैं एसेट्स खरीदने की, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, आपने खरीदा 9,90,000 रुपीज़ के सन्ड्री एसेट्स, टू वेंडर्स अकाउंट 9,90,000 रुपीज़, ठीक है। अब इसे मुझे क्या करना है, डिवेंचर इशू, तो वेंडर को आपने क्रेडिट किया है 9,90,000 रुपीज़ से, तो डेबिट भी कर दीजिए 9,90,000 रुपीज़ से, ठीक है, वेंडर का अकाउंट क्लोज। अब डिवेंचर क्योंकि डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं तो इसमें डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आएगा, तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं फिर से, आपका नंबर ऑफ डिवेंचर्स, नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड, कितने डिवेंचर्स देने पड़ेंगे, देखिए 9,90,000 रुपये, 9,90,000 रुपीज़ आपका परचेज कंसिडरेशन है, मुझे इतना अमाउंट पे करना है। एक एक डिवेंचर का इशू प्राइस, नीचे क्या आता है, इशू प्राइस, एक एक डिवेंचर आपका कितने में इशू हो रहा है, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है, लेकिन वो 10% डिस्काउंट पर इशू हो रहा है, 10% डिस्काउंट का मतलब है 10 रुपये का डिस्काउंट, तो आपका 9,90,000 रुपीज़ आपको जो पे करना है, आपका एक डिवेंचर 90 रुपीज़ का है, ठीक है, एक डिवेंचर 90 रुपीज़ का है, तो ऐसे इशू प्राइस आपका 90 हो गया, ऐसे कितने डिवेंचर्स देने पड़ेंगे कि आपका 9,90,000 रुपीज़ हो जाए, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आ जाएगा 1,100 डिवेंचर्स, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इस बार आपको 1,100 डिवेंचर्स इशू करने पड़ेंगे, तो 1,100 डिवेंचर्स, परसेंट डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आता है, फेस वैल्यू 100 है, तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11,000, ठीक है, 1,10,000 रुपये आपका परसेंट डिवेंचर में आएगा। और आपका डिस्काउंट कितना आ जाएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, ज़रा ध्यान देंगे, डिस्काउंट कितना आ जाएगा,
1100 डिवेंचर्स और एक एक डिवेंचर पे 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 1100 इंटू 10 11,000, ठीक है। तो आपका आ गया ये, सॉरी यहाँ पर आपका इंटू 100 था, ये 1100 डिवेंचर्स 9,90,000। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, 1 मिनट रुकिए ज़रा, सॉरी यहाँ पर 11,000 डिवेंचर्स आएगा, ठीक है। 11,000 डिवेंचर्स, 11,000 डिवेंचर्स देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 0 एक्स्ट्रा 11 लाख रुपीज़, ठीक है। 11 लाख रुपीज़ 9,90,000 और यहाँ पर आपका 11,000 इंटू 10 1,10,000, यहाँ पे 1 0 मिस हो गया था। तो वेंडर अकाउंट डेबिट 9,90,000 रुपीज़, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 1,10,000 रुपीज़ एंड आपका 11% डिवेंचर कितने का आ गया, ये 11 लाख रुपीज़ का। अब ये हो गया आपके डिवेंचर्स इशू, डिस्काउंट पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपने कैलकुलेट कर लिया। देखिए सब में अलग अलग आ रहे हैं, यहाँ पर 9,900 डिवेंचर्स इशू करने पड़े, यहाँ पर आपको 9,000 डिवेंचर्स इशू करने पड़े और यहाँ पर आपको 11,000 डिवेंचर्स इशू करने पड़े। उसके बाद एक एंट्री और करेंगे यहाँ पर, ये जो डिस्काउंट है आपका 1,10,000 रुपये 1,10,000 रुपीज़ का, इसको क्या कर लेंगे, इस अकाउंट को क्लोज, राइट ऑफ कर देंगे डिस्काउंट को। कैसे करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आप डेबिट कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे हाफ हाफ लिख देता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, ये जो डिस्काउंट आपने डेबिट किया हुआ है इसको क्रेडिट कर लेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। आपका 1,10,000 एंड 1,10,000 डिस्काउंट को हमने कर दिया राइट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका डिस्काउंट पर जब हम इशू करेंगे डिवेंचर्स को तो क्या एंट्री होगी। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जहाँ पर हम बिजनेस खरीदेंगे। एक्स लिमिटेड, अब यहाँ पे नाम दिया हुआ है, देखिए एक्स लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 7 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 60,000 ऑफ वाई लिमिटेड। किससे खरीदा हमने, वाई लिमिटेड से, मतलब वेंडर का नाम हमें दिया हुआ है। फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6,60,000, हमें ये भी दिया हुआ है कि हमने कितना पैसा उसको देना है, 6,60,000 रुपीज़ हमें देने हैं। एक्स लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाई इशूइंग ऑफ 9% डिवेंचर्स, हमने 9% डिवेंचर्स दिए उसे, 100 ईच, 100 फेस वैल्यू है, एट 10% प्रीमियम। अगेन ये आपका प्रीमियम का क्वेश्चन है, प्रीमियम पर डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड के अकाउंट में हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है एक्स लिमिटेड के, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बिजनेस खरीदा, बिजनेस खरीदा तो आप क्या एंट्री करेंगे, एसेट का नाम नहीं दिया, सीधे सीधे सन्ड्री एसेट लिख लेते हैं। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने का खरीदा आपने, 7 लाख रुपीज़, ठीक है। और सन्ड्री लाइबिलिटीज़, आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपने 7 लाख के एसेट्स खरीदे हैं और 60,000 रुपीज़ के, आप यहाँ पे ध्यान देंगे 7 लाख रुपीज़ के आपने एसेट्स खरीदे और 60,000 रुपीज़ का आपने लाइबिलिटी खरीदा, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे आपका नेट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 6,40,000। अब 6,40,000 रुपीज़ आपके नेट एसेट्स हैं, कायदे से आपको इतना पैसा, इतना रुपया आपको देना चाहिए वाई लिमिटेड को, स्टिल आप उसे कितना पे कर रहे हैं, 6,60,000। 6,40,000 की जगह आप 6,60,000 क्यों पे कर रहे हैं, 20,000 रुपीज़ जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, गुडविल के लिए पे कर रहे हैं। तो क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़, सन्ड्री लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ हमने कितने की ली हैं, 60,000 की, टू वेंडर, इस बार वेंडर का नाम हमें दिया हुआ है वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड। कितना है परचेज कंसिडरेशन, वेंडर का नाम हमेशा परचेज कंसिडरेशन अमाउंट से आता है, कितना है, 6,60,000 रुपीज़, ठीक है, 6,60,000 रुपीज़। ये तो हुआ आपका बिजनेस खरीदने की एंट्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिबेंचर्स इशू करेंगे इस वेंडर को, जो ये वाई लिमिटेड है। तो वाई लिमिटेड को हमने क्रेडिट किया है, इसे कर लेते हैं डेबिट,
वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। किस अमाउंट से? ये जो आपका अमाउंट यहाँ पर हमने क्रेडिट किया था, इसी अमाउंट से हम इसको डेबिट कर लेंगे। हमें वाई लिमिटेड को 6,60,000 रुपीज़ पे करने हैं। ठीक है, तो हम इसको डिबेंचर्स इशू करेंगे। क्या लिखेंगे? वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स। कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं? 9% डिबेंचर्स हैं। 9% डिबेंचर्स। क्योंकि ये प्रीमियम का क्वेश्चन है, आपने क्या करा है? 10% प्रीमियम पे इशू किया है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो है नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। यहाँ पे कर लेते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। कितने डिबेंचर्स मुझे इशू करने पड़ेंगे वाई लिमिटेड को? कैसे आता है ये आता है परचेज कंसिडरेशन, ये आता है परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। ठीक है, ऐसे निकलता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। तो देखते हैं जरा कितना परचेज कंसिडरेशन है, वाई लिमिटेड को कितना देना है हमें? 6,60,000 रुपीज़ देने हैं। और इशू प्राइस, एक एक डिबेंचर आपका 100 रुपीज़ फेस वैल्यू थी, लेकिन वो इशू हुए हैं 10% प्रीमियम पर। 10%, 100 का 10% यानी कि 10। तो आपको 6,60,000 रुपीज़ पे करने थे और आपका इशू प्राइस 110 है। आपका एक डिबेंचर 110 रुपये का 110 का है। तो कितने डिबेंचर्स देने पड़ेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। आपका आ जाएगा 6,000 डिबेंचर्स। ठीक है, 6,000 डिबेंचर्स हमें इन्हें देने हैं। तो 6,000 डिबेंचर्स, और परसेंट डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आता है, फेस वैल्यू है 100। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 6,000 इंटू, अगर आप 100 करेंगे 6 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 6,000 डिबेंचर्स, और एक एक डिबेंचर पर प्रीमियम है 10 रुपीज़। तो 6,000 इंटू 10 आपका 60,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर दिया हमने वाई लिमिटेड को डिबेंचर्स इशू। डिबेंचर्स कैसे करें? प्रीमियम पर इशू करें। और कितने डिबेंचर्स इशू करें वो हमने निकाला, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। कैसे निकलता है? परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। ठीक है, तो ये टॉपिक मैं आपका यहाँ ख़त्म करता हूँ। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।